15वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य के रूप में उभरा। इसकी नींव बप्पा रावल ने रखी थी, जो गुजरात से आकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में बस गए थे। लगभग 1000 सालों तक मेवाड़ की ये परंपरा किसी न किसी रूप में जीवित रही। इसी परंपरा के महान योद्धा थे राणा सांगा, एक ऐसा नाम जिसने भारत के इतिहास में उस समय की सबसे निर्णायक टक्कर को जन्म दिया। राणा सांगा 1508 ईस्वी में मात्र 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। सत्ता संघर्ष के बाद वो शासन में आए और उन्होंने तत्काल विजय अभियानों की शुरुआत कर दी। आबू और बूंदी के साथ संधियां हुई और फिर मालवा की ओर बढ़े। सतीश चंद्रा अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया में लिखते हैं कि 1517 में राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय को हराकर बंदी बना लिया और चित्तौड़ ले गए। इसी साल दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। इस युद्ध में सांगा का एक हाथ जहर फैलने के कारण काटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सतीश चंद्रा के अनुसार वो एक हाथ से तलवार चलाने का अभ्यास करने लगे और पूर्व की भांति मोर्चा संभाले रखा। उधर उत्तर पश्चिम से बाबर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा था। बाबरनामा में बाबर खुद लिखता है कि काबुल में रहते हुए उसके पास राणा सांगा का एक दूत शुभकामनाएं लेकर आया था और बताया था कि वो आगरा की दिशा से इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा। लेकिन जब बाबर ने दिल्ली और आगरा जीत लिया तो सांगा कहीं नजर नहीं आए। बाबर ने लिखा, उसने मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। बीबीसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संबंध में कई लेखकों ने उल्लेख किया है। मिर्जा हैदर ने तारीखे रशीदी में और स्टैनली लेन पूल ने अपनी किताब बाबर में भी राणा सांगा के दूत के बाबर से मिलने का जिक्र किया है। इतिहासकार रघुबीर सिंह मानते हैं कि राणा सांगा की राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी रही कि उन्होंने बाबर जैसे बाहरी आक्रांता को आमंत्रित किया। वहीं जीएन शर्मा सवाल उठाते हैं कि बाबर उस समय कोई ऐसा प्रसिद्ध योद्धा नहीं था कि उसके पास दूत भेजने की परंपरा राजपूत अपनाते, लेकिन इन सभी स्रोतों से यही स्पष्ट होता है कि राणा सांगा ने बाबर के भारत आगमन को एक राजनीतिक मोहरे के रूप में देखा। जब 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई तो राणा सांगा ने उसमें कोई भाग नहीं लिया। बाबरनामा के अनुसार उसकी सेना महज 30,000 सैनिकों की थी, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख थी। सतीश चंद्रा बताते हैं कि बाबर की युद्ध नीति और तोपखानों की ताकत ने लोदी की सेना को ध्वस्त कर दिया और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। लेकिन पानीपत के बाद बाबर और राणा सांगा का टकराव अपरिहार्य रहा था। 1519 में गगरौन की विजय के बाद राणा सांगा का प्रभाव आगरा के पास बहने वाली पलिया खार नदी तक पहुंच गया था। अब गंगा घाटी बाबर के नियंत्रण में थी और यही भारत में दोनों शक्तियों के बीच निर्णायक युद्ध का कारण बनी। बाबरनामा और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बाबर ने आरोप लगाया कि सांगा ने भारत आने के लिए उसे आमंत्रित किया और इब्राहिम लोदी के खिलाफ सहयोग का वादा किया, लेकिन जब निर्णायक युद्ध हुआ तो वो सामने नहीं आए। शायद राणा सांगा ने तैमूर की तरह बाबर को एक अस्थायी आक्रांता मानकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन बाबर की दिल्ली में स्थायी सत्ता स्थापित करने की इच्छा ने हालात बदल दिए। 1527 में खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर को अंदेशा हो गया था कि सबसे बड़ी चुनौती राणा सांगा ही है। उसने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐलान किया कि ये युद्ध इस्लाम के लिए जिहाद है। बीबीसी के अनुसार लेखक विलियम रशब्रूक ने लिखा है कि युद्ध से पूर्व बाबर ने शराब के बर्तन तोड़ दिए और पूरे राज्य में शराबबंदी लागू कर दी ताकि सैनिकों में धार्मिक उत्साह भर सके। बाबर ने खानवा को युद्ध स्थल के रूप में चुना। आगरा से 40 किलोमीटर दूर उसने युद्ध स्थल को लोहे के जंजीरों से जुड़ी गाड़ियों, तोपों और खाइयों से सुरक्षित बना दिया। घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाना सबको उसने सुव्यवस्थित किया। राणा सांगा की सेना में 2 लाख सैनिकों के होने का दावा बाबरनामा करता है, जिनमें हसन खां, मेवाती और महमूद लोदी के सैनिक भी थे।
इतिहासकारों का मानना है कि ये संख्या कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी, लेकिन ये निर्विवाद है कि राणा सांगा की सेना संख्या में बाबर से कहीं बड़ी थी। जीएन शर्मा बताते हैं कि राणा सांगा की सेना 5 भागों में बटी थी, जिसमें सबसे आगे हाथियों की कतार थी और खुद राणा पहले मोर्चे पर हाथी पर सवार थे। उनका एक हाथ, एक आंख और एक पैर काम नहीं करता था, फिर भी वो सेना का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध के दौरान राणा सांगा ने बाबर की सेना के दाहिने भाग पर कड़ी चोट की, लेकिन तभी एक तीर उनके माथे पर आ लगा। वो बेहोश होकर हौदे में गिर पड़े। सिपह सालारों ने उन्हें पीछे भेज दिया। ये देखकर सेना का मनोबल टूट गया। सैनिक मैदान छोड़ने लगे। राणा के स्थान पर अज्जू झाला ने मुकुट पहनकर उनका स्थान लेने की कोशिश की, लेकिन युद्ध का परिणाम तय हो चुका था। बाबरनामा में बाबर लिखता है, मैं इस्लाम के प्रचार के लिए घर से निकला था। मैंने शहीद होने की ठान ली थी, लेकिन राणा सांगा के दुर्भाग्य और मेरे सौभाग्य से विजय मेरी हुई। राणा सांगा की पराजय का कारण उनकी विशाल सेना में अनुशासन की कमी और संदेशों के संप्रेषण की धीमी गति थी। वहीं बाबर की सेना अनुशासित और रणनीतिक दृष्टि से अधिक संगठित थी। खानवा की पराजय के बाद भी राणा सांगा ने बाबर से टक्कर लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन अपने ही दरबारियों की साजिश का शिकार हुए। सतीश चंद्रा के अनुसार ये माना जाता है कि उन्हें जहर दे दिया गया, क्योंकि दरबार युद्ध की उनकी जिद से परेशान था। 47 वर्ष की आयु में राणा सांगा का निधन हुआ। उन्होंने 2.25 दशकों में मेवाड़ को साम्राज्य विस्तार के चरम पर पहुंचाया, लेकिन उनके निधन के साथ ही आगरा तक फैले संयुक्त राजस्थान के सपने को गहरा धक्का लगा। खानवा की जीत ने न केवल बाबर की स्थिति को मजबूत किया, बल्कि दिल्ली में मुगल शासन की नींव को भी स्थायित्व प्रदान किया।